हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। हरियाणा टेट का पेपर दिसंबर में होने वाला है। उसी के ताल्लुक से उर्दू का जो 60 नंबर का टीजीटी और पीजीटी का पेपर होगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस मुतय्यन किया गया है हरियाणा की तरफ से, तो उस सिलेबस की बुनियाद पर मैं आपके सामने उर्दू का कंटेंट लेकर मौजूद हुआ हूं। तो ये कंटेंट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए कारआमद होगा। आइए, सबसे पहले आज ये वीडियो है, तो इसमें देखते हैं कि उर्दू ज़बान की नशोनुमा किस तरीके से हुई, उसकी तरक्की किस तरीके से हुई, और उर्दू के नशोनुमा और तरक्की के मुतालिक कौन कौन से नज़रियात हैं और कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं। ये तीन अहम निकात पर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आज का ये है इस क्लास का कि ज़बान समाजी ज़िंदगी में इजहार व तरसील का सबसे मुअस्सर ज़रिया है। ठीक, कि हम कोई भी चीज़ इजहार करना चाहते हैं या कोई भी अपना पैगाम एक इंसान दूसरे इंसान तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए ज़बान सबसे अहम है। ज़रूरियात ज़िंदगी ने ज़बान पैदा की है। इंसान की ज़रूरियात थी ज़िंदगी के अंदर, तो जो भी ज़रूरियात थी तो उसकी वजह से इंसान ये जो ज़बान जो हम बोल रहे हैं इसकी तख्लीक हुई। ज़बान ने तहज़ीबी अमल को एक ख़ास सिमत मुहैया की। हर जोग्राफियाई इलाके में कोई न कोई ख़ास ज़रूर ज़बान परवान चढ़ी है। जितने भी आप ख़ित्ते के एतबार से, जोग्राफियाई एतबार से आप इलाके देख लीजिए, तो हर इलाके की कोई न कोई एक ज़बान है, बोली है, जो चीज़ों को समझने और तरसील करने में, पहुँचाने में ज़बान का इस्तेमाल करती है। इसलिए एक ही मुल्क में कई ज़बानें और बोलियां मौजूद हैं। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन 600 ज़बानें बोली और समझी जाती है। चुनांचे हिंदुस्तान को ज़बानों का घर भी कहा जाता है। एक बात ये भी है, पॉइंट में याद रखिएगा कि हिंदुस्तान को ज़बानों का घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये इलाके की और जोग्राफियाई हालत के एतबार से मुख्तलिफ़ इलाके में मुख्तलिफ़ ज़बानें और बोलियाँ बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। कोई भी ज़बान एकाएक वजूद में नहीं आता है। उसके पीछे, उसके बनने और तरक्की करने के पीछे सदियों की तहज़ीबी अमल क्या है, कारफरमा होती हैं। और अब आगे देखिए कि 18वीं सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी से 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी तक जो मुसलमान हिंदुस्तान है उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से था। उनमें अरब, ईरानी, अफ़गानी और तुर्की भी थे, जिनकी ज़बानें अलग अलग थी। एक ही मज़हब के पैरोकार होने के बावजूद भी जो फ़िक्र व ख़याल और आदाब ज़िंदगी के लिहाज से उनमें कोई काफ़ी फ़र्क नहीं था। देखिए, ईरान, अरब, अफ़गानिस्तान और तुर्की सभी क्या है, मज़हब के एतबार से एक मज़हब को मानते थे, लेकिन क्या है कि उनकी फ़िक्र और ख़यालात मुख्तलिफ थे। उसकी वजह से क्या है कि मुख्तलिफ ज़बानें तरक्की की। अब आ जाइए यहाँ पर कुछ देखिए, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आप टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जो अहम अहम निकात है मैं उसको आपको पेश कर रहा हूँ। एक बात और याद रखिए कि ये इनसे जो मवाद आपके सामने पेश किया जा रहा है ये एनसीईआरटी किताब के हवाले से है। नीचे मैं हवाला दे दूंगा कि हवाले में कि कौन सी किताब है, सफ़ा नंबर क्या है। आइए देखिए पॉइंट। दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। अगर पूछा जाए आपसे सवाल में कि दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है, तो हिंद यूरोपीय ख़ानदान है। इसी हिंद यूरोपीय ख़ानदान की एक मशरिकी शाख हिंद आर्याई कहलाती है। तो हिंद यूरोपीय की मशरिकी जो शाख है, मशरिक में जो एक शाख है, उसको हम हिंद आर्याई कहते हैं। ठीक, हिंद आर्याई की इर्तिकाई शक्ल जदीद हिंद आर्याई ज़बान कहलाई। कि हिंद आर्याई की जो इर्तिकाई शक्लें थी, जो सूरतें मौजूद हुई, उसको हम जदीद हिंद आर्याई ज़बान कहते हैं, जिनमें से एक उर्दू भी है। तो जदीद हिंद आर्याई से ही क्या है, और हिंद आर्याई से ही आपको उर्दू निकली है। हिंद आर्याई ज़बान के मुख्तलिफ़ अहद को दर्जिल फ़्लो चार्ट में पेश किया गया है। आप देखिए, हम आपको यहाँ पर नीचे फ़्लो चार्ट है उसमें पेश किया गया है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये आपका पूरा चार्ट है। मैं इस पे अभी आने से पहले कुछ चीज़ें और बता दूं। अगला पॉइंट देखिए कि कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसूम किया जाता है। जो कदीम हिंद आर्याई थी उसको हम वैदिक या क्लासिकल जो संस्कृत थी उसके नाम से हम मौसूम करते हैं और जानते हैं। वस्ती हिंद आर्याई ज़बान को देखिए, हिंद आर्याई ज़बान को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई एक हो गया, एक वस्ती हिंद आर्याई हो गया, एक जदीद हिंद आर्याई। ठीक,
तो कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और संस्कृत के नाम से जानते हैं। वस्ती हिंद आर्याई ज़बान को प्राकृत के नाम से जानते हैं, जिनमें एक शोरसिनी भी है। शोरसिनी प्राकृत से शोरसिनी अपभ्रंश वजूद में आई, इससे मगरबी हिंदी निकली है। ठीक है, मगरबी हिंदी। इस मगरबी हिंदी से जो ज़बानें और बोलियां पैदा हुई हैं उसमें खड़ी बोली है। देखिए तरतीबवार चीज़ों को बयान किया गया है, जो उर्दू और हिंदी दोनों का सरचश्मा है। ठीक, देखिए कदीम हिंद आर्याई वैदिक को और क्लासिकल के नाम से क्लासिकल संस्कृत के नाम से मौसूम है। वस्ती हिंद आर्याई इसको हम प्राकृत के नाम से इसके तवस्सुल से प्राकृत निकली। और फिर क्या है, इन्हीं में से शोरसिनी भी। और जो जदीद हिंद आर्याई थी, ठीक, देखिए शोरसिनी, फिर शोरसिनी प्राकृत आई, शोरसिनी अपभ्रंश आई, और फिर मगरबी हिंदी से क्या है आपकी खड़ी बोली निकल के आई, जो हिंदी और उर्दू का सरचश्मा कहलाई। अब देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पे हर ज़बान का एक रस्मुल ख़त होता है। ज़्यादातर जदीद ज़बानों के रस्मुल ख़त दूसरी ज़बानों से माखूज़ होते हैं। जो नई नई ज़बानें होती हैं, जदीद ज़बान मतलब जो नई नई ज़बानें होती है, कहीं ना कहीं दूसरी ज़बानों से क्या उसके रस्मुल ख़त को मुस्तआर लिया जाता है। जैसे उर्दू ने अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त, हिंदी ने नागरी और यूरोपीय ज़बानों ने रोमन रस्मुल ख़त इख्तियार किया है। इसी तरह वह ज़बान ज़िंदा कहलाती है जो दूसरी बोली और ज़बान के अल्फाज कबूल करती है। आज देख लीजिए पूरी दुनिया का आप मुशाहिदा कीजिए कि वही ज़बानें आज तक ज़िंदा हैं जो दूसरी ज़बानों के अल्फाज को कबूल करती है। जो वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ होती हैं और नए नए अल्फाज का ईजाद होता है, उन ईजाद करदा अल्फाज को वो कबूल करती है और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल में लाती है, अदब में इस्तेमाल में लाती है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें अफ़आल, उसको बरतने और बोलने के तरीके हिंदुस्तानी हैं। तो उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसके कि जो अफ़आल है या उसको बरतने और बोलने के जो तरीक़ेकार हैं वो कुल्ली तौर पर हिंदुस्तानी हैं। अरबी, फ़ारसी और तुर्की के इन अल्फाजों की तादाद ज़्यादा है कि उर्दू में देखेंगे अरबी के अल्फाज और फ़ारसी के कसीर तादाद में इन दो ज़बानों के अल्फाज आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, जो हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में भी राज है, जो आवाम में भी रोज़मर्रा में आवाम भी इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट, दूसरी ज़बानों से मुराद पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती, बंगाली, बंगाली है। पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी और पश्तू का रस्मुल ख़त उर्दू से मिलता जुलता है कि आप बंगाली का पंजाबी का देख लीजिए, कश्मीरी का, सिंधी का और पश्तू का रस्मुल ख़त आप देखेंगे तो उर्दू से मिलता जुलता आपको रस्मुल ख़त उसका नज़र आएगा। रस्मुल ख़त के फ़र्क के बावजूद उर्दू और हिंदी के कवायद के उसूल तकरीबन एक जैसे हैं कि आप हिंदी का रस्मुल ख़त देखिए मुख्तलिफ है, उर्दू का रस्मुल ख़त देखिए मुख्तलिफ है, लेकिन इन दोनों के रस्मुल ख़त मुख्तलिफ होने के बावजूद भी जो कवायद है, जो ग्रामर है, वो तकरीबन बहुत नज़दीक है, बहुत मिलता जुलता है। इसीलिए दोनों ज़बानें आपस में बहनें कहलाती हैं। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि वो कौन सी दो ज़बानें जो आपस में बहनें हैं, तो आप ये जवाब देने के अहल हो जाएंगे। अगला पॉइंट कि ये सवाल भी अक्सर किया जाता है कि उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई। तो तमाम माहिरीन के क्या है, हमने नीचे अक़वाल नोट किए हैं, उसको आकर देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा तफसीला भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि ज़बान के बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि उसने पंजाब में जन्म लिया, इसने मतलब उर्दू ने पंजाब में जन्म लिया, क्योंकि जब दिल्ली के इर्द गिर्द उर्दू अपनी शक्ल बना रही थी, इसी ज़माने में पंजाबी ज़बानें भी बन रही थी। बाज़ लोगों का इसरार है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ये ख्याल शायद इसलिए पैदा हुआ कि उर्दू का कदीम मजहबी और अदबी सरमाया दक्कनी में मिलता है। अगर आप कदीम उर्दू पढ़ते हैं या जब उर्दू पढ़ने का उर्दू अदब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको दक्कनी अदब को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दक्कनी अदब के बिना उर्दू अधूरा नज़र आता है। पहले ये ख्याल भी जाहिर था कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। अब लिसानियात के बेशतर जो माहिरीन का फ़ैसला है कि उर्दू दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार के इलाकों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। अक्सर माहिरीन का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि अब खड़ी बोली से ही क्या है, उर्दू निकली है। पंजाब से दिल्ली के न सिर्फ एक ही हदें मिलती हैं, बल्कि दिल्ली का पंजाब वालों से और उर्दू से दिल्ली वालों का घर आंगन का रिश्ता है। खड़ी बोली का दूसरी बोलियों से मेलजोल था, ये असर पंजाब में भी देखा गया है। ठीक,
अब देखिए फ्लो चार्ट में जो दिया है, सबसे पहले मैं आपको बताता कदीम हिंद आर्याई, ठीक, इसका क्या है, कब्ले मसीह 1500 कब्ले मसीह से 500 तक है। अब वस्ती हिंद आर्याई का देखिए 500 कब्ले मसीह से 600 तक है। इसी वस्ती में क्या है, आपको प्राकृतों का ज़माना नज़र आएगा। अब इसके नीचे आ जाइए, जदीद हिंद आर्याई, इसका 600 से लेकर 1000 तक अफरंशों का ज़माना इसी में जदीद हिंद आर्याई में नज़र आएगा, ठीक। अब आ जाइए, वैदिक संस्कृत हिंद आर्याई का है, क्लासिकी संस्कृत आपका कदीम हिंद आर्याई का है। प्राकृतों के कदीम ज़बानें कौन कौन सी है, ये देखिए, जो प्राकृत थी, पेशाजी, अवध मागधी, शोरसीनी और महाराष्ट्री। अब फिर क्या है, शोरसीनी में ही अपभ्रंश शामिल हो गया, उसी से मगरिबी हिंदी निकली है। मगरिबी हिंदी क्या है, मगरिबी हिंदी की 5 बोलियाँ। ये सवाल पूछा है मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियाँ, तो याद रखिए 5 बोलियाँ है। कौन कौन सी, खड़ी बोली, बांगड़ू या हरियाणवी, ये आप हरियाणा टेट देने जा रहे हैं तो याद रखिए कि हरियाणवी ज़बान का दूसरा नाम क्या है, तो बांगड़ू भी है। ब्रिज, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 ज़बानें हैं। अब खड़ी बोली से क्या है, उर्दू और हिंदी का रिवाज हुआ। अब जो उर्दू के मुख्तलिफ जो नज़रियात है, उर्दू की इर्तका, उसकी नशोनुमा के मुतालिक, ये आप एक बार देख लीजिए। ग्रीसन और लायल ने उर्दू और हिंदी की बुनियाद खड़ी बोली पर को तस्लीम किया है। ग्रीसन का कहना है कि क्या है, खड़ी बोली से ही उर्दू की बुनियाद हुई है, ठीक। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार देते हुए आब हयात के आगाज़ में लिखा है। अब ये भी पूछा जाता है, ये कोटेशन भी पूछ लेते हैं, कौल किसका है। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा हिंदुस्तानी ज़बान है। ये आप स्टेटमेंट भी याद रखिएगा किसका है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या है कि ब्रिज भाषा से ही उर्दू निकली है। अगला क्या, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुंची। अगर पूछ लिया जाए कि उर्दू किसके अहद में, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू किसके अहद में तकमील को पहुंची, तो वो शाहजहाँ के अहद में। मीर अमन, सर सैयद अहमद ख़ां, इमाम बख्श और मुख्तलिफ माहिरीन क्या है कि माहिरीन ने भी ब्रिज भाषा को ही उर्दू का असल करार दिया है। मीर अमन ने भी, सर सैयद अहमद ख़ां ने, इमाम बख्श ने भी। मीर अमन देखिए और क्या कह रहे हैं कि मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई, शाहजहाँ के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया, ठीक। महमूद शिरानी क्या कह रहे हैं कि महमूद शिरानी अपनी किताब पंजाब में उर्दू, ये बात याद है कि महमूद शिरानी की किताब कौन सी है, पंजाब में उर्दू में ख्याल जाहिर किया कि उर्दू की दागबेल पंजाब के इलाके में पड़ी है। तो पंजाब के इलाके में उर्दू की दागबेल पड़ी है, किसका ख्याल है, तो महमूद शिरानी का। उनकी किताब कौन सी है, पंजाब में उर्दू, ठीक। डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया है। शौकत कह रहे हैं कि 2 आब गंगो जमन और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया है। शौकत ने क्या, देखिए शौकत कह रहे हैं कि हरियाणा को, देखिए हरियाणा जहाँ जहाँ आप आए उसको खास करके याद रखें कि हरियाणा टेट हो रहा है तो हरियाणा के मुतालिक सवालात आ सकते हैं कि हरियाणा को उर्दू का मस्कन किसने करार दिया है, तो शौकत ने। और लिखा है कि उर्दू पाली से निकली है। ये बात अगर कोई पूछ दे कि अगर सवाल पूछे कि उर्दू पाली से निकली, किसका नज़रिया है, तो शौकत साहब का नज़रिया है। अगला सवाल कि महमूद हुसैन खान ने दिल्ली और उसके कुर्बो जवार को ही उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। महमूद हुसैन खान का नज़रिया था कि जो दिल्ली है और दिल्ली के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं इसी इलाके में क्या है, उर्दू की पैदाइश हुई है। महमूद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी नवाहे दिल्ली की बोलियों की आमेजिश से बनी है। मसूद हुसैन खान को भी याद रखिए, मसूद हुसैन खान के मुताबिक क्या है, उर्दू खड़ी बोली से और हरियाणी, ठीक है, नवाहे दिल्ली की बोलियों की आमेजिश से बनी है। नज़रिया किसका है, मसूद हुसैन खान का है। मोहिउद्दीन कादरी ने क्या है कि हिंदुस्तानी लिसानियात, इनकी किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात, मोहिउद्दीन कादरी, इसमें कहते हैं कि उर्दू पर हरियाणवी के असरात का तज़किरा किया है। इन्होंने इस किताब में क्या है कि उर्दू पर हरियाणवी के असरात का तज़किरा किया है। तो आप स्टेट हरियाणा टेट देने जा रहे हैं तो हरियाणा पे देखिए क्या बहुत सारे नज़रियात है कि हरियाणा में उर्दू की पैदाइश हुई है, उसकी आमेजिश से बनी है या उसके असरात नज़र आते हैं। इस तरीके के अक़वाल जो हैं सबको आप ज़हनशी कर लीजिए।
अगला पॉइंट है कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू के आगाज़ का सेहरा सिंध के सर बांधा है। ये बहुत ही अलग स्टेटमेंट है जो कि सैयद सुलेमान नदवी का है। ये अक्सर बच्चों को याद भी है। सैयद सुलेमान नदवी ने नुकुश सुलेमानी में लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, इसलिए करीने क्यास ये है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, इसकी जो पूरी तैयारी हुई है वो वादी सिंध में हुई है। इसके हमला जो तैयार हुआ है वो कहाँ पे? सिंध में तैयार हुआ है। अगला सवाल कि नसरुद्दीन हाशमी ने उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल हैं। नसरुद्दीन हाशमी भी क्या कह रहे हैं कि उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल है। ठीक। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू का असल करार दिया है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने। अब देखिए लिसानिया से मुतालिक मुहक्किकीन की जो चंद किताबें हैं उसको भी ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबों के नाम भी पूछ लेता है। ग्रेसन की किताब लिखी हुई किताब क्या है? लिसानियाती जायज़ा। महमूद शिरानी की लिखी हुई किताब है पंजाब में उर्दू। सनती कुमार चटर्जी की है बंगाली ज़बान की इर्तिका और हिंद आरियाई और हिंदी। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने लिखा है हिंदुस्तानी लिसानियत, उर्दू शहपारे और दक्कनी अदब की तारीख़। एहतशाम हुसैन की लिखी हुई किताब है हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका, एक और किताब है उर्दू की कहानी। हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका ये अक्सर पूछ लेता है किसकी किताब है, तो एहतशाम हुसैन की लिखी हुई किताब है। मसूद हुसैन खान ने मुकदमे तारीख़ ज़बान उर्दू और शेर व ज़बान उर्दू ज़बान की तारीख़ का खाका, लिसानियाती उसलूब उर्दू ज़बान व अदब, ये 5 किताबें उनकी मशहूर हैं। शौकत साहब ने लिखी उर्दू लिसानियात दास्तान उर्दू ज़बान का इर्तिका। गोपीचंद की लिखी हुई किताब है उर्दू ज़बान और लिसानियात, एक किताब ये हो गई। उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू उर्दू इमला। देखिए उर्दू इमला ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि इमला नामा पूछ लिया जाता है कि किन की लिखी हुई किताब है, तो गोपीचंद नारंग की है, याद रखिएगा। ज्ञानचंद जैन साहब कह रहे हैं कि आम लिसानियत, इनकी लिखी हुई किताब क्या है? आम लिसानियत और लिसानी मुताले। ठीक। रशीद हसन खान साहब की उर्दू इमला और इमला नामा, इन दोनों किताबों में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि इमला नामा किनका है? गोपीचंद का है, और उर्दू इमला क्या है? रशीद हसन खान का है। ज़बान व क़वायद 2 किताबें नसरुद्दीन हाशमी साहब का है, दक्कन में उर्दू। ठीक। ये चंद किताबें थी और इसके साथ साथ चंद अक़वाल को भी हमने शामिल किया है। आज ये इसके मुतालिक फिर कुछ और निकात देखिए, ये एक पॉइंट देख लीजिए कि उर्दू हिंदुस्तान में बिहार, यूपी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा बंगाल, आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ ज़िला की जमा अजला के दूसरी सरकारी ज़बान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन किन सूबे में उर्दू क्या है दूसरी ज़बान के तौर पे बोली जाती है, तो याद रखिए बिहार, यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ क्या है, इन इलाकों में दूसरी सरकारी ज़बान है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और हवाले के तौर पे जो अक़वाल थे वो आपकी इस किताब से नहीं है, अक़वाल को दूसरी किताब से शामिल किया गया, लेकिन अक़वाल के अलावा जो और भी चीज़ें सब आपको मिल जाएगा। उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ जो NCERT की है, ये याद रखिए NCERT की किताब है, उसी किताब के सफ़ा नंबर 101 से लेकर 4 तक इसका तस्करा, पूरा कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जो भी उर्दू ज़बान की इर्तिका और नशोनुमा और उनके मुख्तलिफ़ नज़रियात के मुतालिक जो कंटेंट आपके सामने पेश किया गया है, ये एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही कारआमद साबित होगी। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप चैनल पे बने हुए हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आपके सामने कंटेंट पेश करूँगा। तो ये आपके पास जो भी मवाद पेश किया जा रहा है सिलेबस के एतबार से तरतीब और इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। पहली वीडियो थी, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो आपके सामने नज़र आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।